हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन केयर में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी लोकवाणी ऑफ क्लास 10 का पार्ट दूसरा, खोया हुआ आदमी, मतलब जिसे कुछ भी याद न हो। इनके लेखक हैं सुशांत सुप्रिय जी। इनका जन्म 1968 पटना बिहार में हुआ है और इनका परिचय है कि रचना धर्मिता सुशांत सुप्रिय जी के जीवन का अभिन्न अंग है। आपकी रचनाएं जीवन की सच्चाइयों और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती हैं। आपने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। आपकी लगभग 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कि एक बूंद यह भी, ये इनकी कविता संग्रह है। हत्यारे तथा हे राम, ये इनकी कथा संग्रह है। इन गांधी जी कंट्री, अंग्रेजी कविता संग्रह है इनकी ये, और आदि। और गद्य संबंधी प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने समझाया समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात आदि कुरीतियों को भूल देने के लिए प्रेरित किया है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि अपने अच्छे कार्य से कोई भी आदमी, पशु, पक्षी, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द में से रहने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। कई वर्ष की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लिपटे उस गरीब आदमी को देखा तो उन्हें वही कोई पागल लगा। कई साल पहले की बात है, एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ एक गांव में आ पहुंचा था। वो अपने घर का रास्ता भूल चुका था। गांव के कुत्तों ने जब उसको देखा कि उसके कपड़े फटे हुए हैं तो उसे पागल समझकर उसके ऊपर भौंकने लगे। वे उस पर बेतहाश भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। कुत्तों को देखा देखी में बच्चे भी उस आदमी को छेड़ रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। वह आदमी उन बच्चों को भी कुछ बोल नहीं रहा था। वो अपने ही ध्यान में था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। वे बच्चे उसे तंग कर रहे थे और उस पर पत्थर फेंक रहे थे। किसी भले आदमी ने उसे तंग करते हुए देखा तो वो आया। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोयापन के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। वो उसके पास आया, भला आदमी, और उसके चेहरे पे खोयापन के भाव दिखाई दे रहे थे। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। जब वो भला आदमी उसे देख रहा था तो उसे समझ आया कि ये पागल तो नहीं हो सकता। तो उसने सोचा कि उसका नाम पता पूछा, पर उसने कोई इसका जवाब नहीं दिया। वह केवल इतना बोल पाया,
शायद मैं खो गया हूँ। उसने और कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे अब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएगा। उसने कहा ना कि मैं खो गया हूँ, तो ये सुनते ही उसने भले आदमी ने ये निश्चय किया कि आज से मैं इसे खोया हुआ आदमी कहकर पुकारेंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुका था। उसे अपने दिमाग में अब उसका नाम पता उसे कुछ भी याद नहीं था। न उसे अपनी जात पात पता थी। उसे ये भी नहीं पता था कि मैं कौन सी जाति का हूँ। न उसे अपना धर्म पता था। लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था। लेकिन जब वो खोया हुआ था, अपने ध्यान में था, तभी भी उससे कुछ परिचित जैसा कुछ था उसमें, जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया, तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे, यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। जब उसे गांव के लोगों के पास ले जाया गया, उसे बिठाया गया वहाँ उन लोगों के पास, तो उन्होंने बोला कि अरे, ये खोया हुआ आदमी तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई अपना ही आदमी है। उन्होंने उसे अपनी ही गांव में रख लेने का फैसला लिया। तो उन गांव वालों ने उस आदमी को अपने गांव में रखने का फैसला किया। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उस आदमी को ना अपना नाम पता कुछ पता नहीं था, इसलिए वो अपने उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में कोई पुराना गीत गाया करता था। कोई पुराना गाना गाता था वो। उस गांव की गाय भैंसें उसके गीत की स्वर लहरियों में मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगी। उसके मीठी आवाज़ में गाय भैंस भी खुश हो गए थे, मंत्रमुग्ध हो गए थे और ज़्यादा दूध देने लगते थे। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते थे। गांव के बच्चे भी अब उससे आकर्षित होने लगते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते। गांव के लोग ने पाया कि जब से वह खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। कि जब से वो खोया हुआ आदमी इस गांव में आया है, इस गांव के फूल भी और सुंदर लगने लगे हैं। गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन करने लगे थे। गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे। लेकिन जब वो आया था तब उस पर इतना भौंकते थे, लेकिन अब उसकी मधुर आवाज़ में उसने कुत्तों को भी अपने ओर आकर्षित कर लिया था, और अब वो उसके सगे हो गए थे, मतलब अपने हो गए थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे कोई गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, उसे एक सम्मान दे रहे हों। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था, जो बचपन में खो गया था। उसी गांव में एक वृद्धा रहती थी, मतलब उसके पति गुजर चुके थे। तो उसको एक दिन सपना आया कि वो खोया हुआ आदमी उसका बेटा है, जो बचपन में
खो गया था। वह एक गरीब स्त्री थी। वो बहुत ही गरीब स्त्री थी जो घास काटकर अपने थापल और थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। वो बहुत गरीब थी, इसलिए वो पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा करके वो अपना जीवन चलाती थी। उनको मतलब लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया। खोए हुए आदमी को तो पता नहीं था कि मेरे माँ बाप कौन है, तो इसलिए जब उस वृद्धा ने उसको अपना सपना बताया तो उस खोए हुए आदमी ने उसे खुशी खुशी अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के गुणों के बारे में पता चल रहा था। उसकी आवाज़ ही खाली मीठी नहीं थी, उसके पास और भी सारे गुण थे जो गांव वालों को धीरे धीरे पता चलने लगा था। वह पशु पक्षियों से बात करता प्रतीत होता। लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो। वो पशु पक्षियों की आवाज़ निकालता था तो गांव वालों को ऐसा लगता कि वो उनकी भाषा जानता हो और उनसे बात कर रहा हो। वह आंधी तूफान, चक्रवात आने, ओले पड़ने या टिड्डियों के हमलों के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था। गांव वालों को इससे गांव वालों को ये खोया हुआ आदमी पहले ही बता देता था कि अभी आंधी तूफान चक्रवात आने वाला है, आप सावधान रहिए। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते थे। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किसी देवता से प्रार्थना की। अब उस गांव में एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो गांव की खेती अभी सूखने लगी थी। तो उस खोए हुए आदमी ने आकाश में देखकर न जाने किस भाषा में एक देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। उसकी प्रार्थना के बाद कुछ ही समय के बाद उस गांव में मूसलाधार मतलब बहुत तेज़ बारिश हुई। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। जो सूखी मिट्टी थी वो भी अब तृप्त हो गई, मतलब गीली हो गई। बच्चे बड़े सब इसी झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया था। चहेता मतलब प्यारा हो गया था। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के थे। मतलब गांव के किनारे जो थे उसके कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के थे। गांव की कुछ जात के लोग उनसे अलग रहते थे, तो जो गांव के लोग थे वो उनसे थोड़े अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। उस खोए हुए आदमी को जात पात का ऐसा कुछ था नहीं, वो दोनों से ही बातें करता था और मित्रता उसने दोनों से रखी थी। वह दैनिक कामों में उनकी मदद करता था। वो उनके हर काम में जिसको मदद चाहिए होती उनको मदद करता था। उनके कर्तव्य समझता, वो अपना कर्तव्य समझ के उनको मदद करता था। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। उन खोए हुए आदमी ने उनके अधिकारों के बारे में बताया कि आपको ये मिलना चाहिए, तो दलितों ने अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़े पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। जो आपस में भेदभाव था वो कम हो गया और आपस में भाईचारा बढ़ने लगा।
गांव के सभी जाति धर्म के लोग हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। जब आपस में भेदभाव ख़त्म हो गया तो एक दूसरे के त्यौहार मनाने लगे, जैसे कि ईद, होली, दिवाली आदि। इस तरह गांव के सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब इस खोए हुए आदमी की वजह से ही इस गांव में भाईचारा आया, नहीं तो नहीं आता था। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। जो उनके बीच में झगड़े थे वो सब समाप्त हो गए थे। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते थे। अगर कोई झगड़ा होता भी था उनके बीच तो वो बैठ के उनको सुलझा देते थे। उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया था। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। जब ये खोया हुआ आदमी इस गांव में नहीं आया था तभी उस गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। उन स्त्रियों को प्रेरित किया कि अपने हक के लिए लड़ो। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गए। मतलब अब स्त्रियां भी अपनी हक मांगने लगी कि हमें भी जायदाद के लिए शामिल कीजिए। खोए हुए आदमी ने समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए। मतलब पहले के ज़माने में स्त्रियों पे बहुत अत्याचार होते थे, तो अब वो ख़त्म होने लगे थे। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा, उन्हें भी इज़्ज़त मिलने लगी। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी कि पहले के ज़माने में सिर्फ पुरुष ही बड़े बड़े फैसले ले सकते थे, लेकिन अब उसमें महिलाएं भी शामिल हो गई। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की ज़मीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में अच्छी बीज और जैविक खाद की दुकान खोलें। उनके गांव में अच्छी फसल नहीं उगती थी क्योंकि न बीज अच्छे मिलते थे न खाद अच्छी मिलती थी। तो उस खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया अच्छे बीज और खाद के दुकान खोलने के लिए। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। वो खोया हुआ आदमी उनको मदद करता खेती बाड़ी करने में। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे, गांव वाले भी उसमें खूब मेहनत करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहने लगी। देखो पहला कुछ भी नहीं था, लेकिन अब सब अच्छे से होने लगा कि पेड़ों पे फल आने लगे, खेतों में फसल लहलाने लगी, मौसम अच्छा बन रहा था। गांव वालों ने इन सब श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। इसका मतलब गांव वालों ने पूरा क्रेडिट खोए हुए आदमी को दे दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी, कि उन गांव वालों को ये लगा कि खोया हुआ आदमी जब से इस गांव में आया है तो हमारे गांव में एक बरकत सी छा गई है। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया, वो सबका चहीता बन गया था। पड़ोस के अन्य गांव के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए कि अड़ोस पड़ोस के जो गांव थे वो भी इसके चाहक बन गए थे। शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक ने गांव में देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी
उसे प्रशंसकों में बदल गए। मतलब जब अड़ोस पड़ोस के गांव वाले उसको देखते थे कि उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, लेकिन उसका जो चेहरा था वो विश्वसनीय, मतलब भरोसेमंद, और उसका व्यवहार इतना सरल, सीधा, सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी प्रशंसकों में बदल गए। जो प्रश्नवाचक निगाह से देखते थे अब उसको प्रशंसकों में देखते हैं। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं को हल ढूंढ लेता है। लोगों को ये लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है कि कोई भी समस्या का वो हल आसानी से ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया। मतलब कि खोए हुए आदमी ने कहा कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं है। वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। वो ऐसा नहीं बोलता था कि मेरे पास कोई जादुई शक्ति है। वो ये कहता था कि ये सफलता जो आपको मिली है वो आपके परिश्रमों की वजह से आपको मिली है। तो मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, जो भी कमाल है वो आपके परिश्रम का है। वह लोग से कहता, मतलब कोई वह आदमी सबसे कहता कि आप सबके पास भी वह शक्तियाँ हैं। खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ। कि वह सबको कहता था कि आपके पास भी वह शक्ति है, मतलब आप भी मेहनत करते हो तो खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ। जुड़ो और जोड़ो, खुद भी जुड़ो और दूसरों को भी उस अच्छे काम में जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। उसका चेहरा ही विश्वसनीय था तो वो सब में विश्वास भर ही देता था। लोगों ने नया जोश, नया उत्साह आ गया था। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद ख़राब हो गया कि एक ऐसा अंत में दिन आया कि मौसम बेहद ख़राब हो गया था। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी, मतलब ज़ोरदार बारिश होने लगी, बिजलियां कड़कने लगी। तभी कोई सूर्य के चौंधियाँ देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का ब्रह्म उत्पन्न कर दिया। फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव वालों ने कहीं बिजली गिरी के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी, मतलब कहीं इलाकों में बिजलियां भी गिरी। लोग अपने सांसों की धुक धुकी के बीच अपने अपने घरों में दबके हुए थे। जबकि बाहर जोर से बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, तो लोग अपने घर में दुबके हुए थे, मतलब बंद हो गए थे। सारी रात मौसम बोराया था, मतलब पूरी रात मौसम ख़राब था। लोगों का कहना कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों, दरवाज़ों की जरियों में भी घुस कर यह सभी घरों में समा गई थी। बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों से गैस रिसाव एंड विस्फोट का दुष्परिणाम था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच अचानक नहीं है। जब वो मौसम सवेरे साफ हुआ और खोया हुआ आदमी उस गांव में अब नहीं था, वह गायब हो चुका था, वो उस गांव से चला गया था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चल रहा था। न जाने उसे ज़मीन निकल गई कि आसमान खो गया। यह एक कहावत है कि रात तक, मतलब कि रात तक वो इंसान था पर सवेरे देखा तो था ही नहीं। तो कि ज़मीन निकल गई कि आसमान खा गया। उसकी तलाश में आसपास के गांव में
गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए, क्योंकि वो आसपास के गांव का भी लोकप्रिय हो गया था, तो उस गांव में भी ढूंढा पर वो खाली हाथ लौट आए, मतलब उन्हें वो खोया हुआ आदमी नहीं मिला। गांव की गलियों उसके बिना सूनी लगी थी, पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए थे, गांव के बच्चे बिना बेचैन लगे, गांव के कुत्ते की आंखों में आंसू आ। अब सबको उसकी आदत लग चुकी थी, तो इसलिए पूरा गांव अब सूना पड़ गया था कि पशु पक्षी उदास हो गए, बच्चों बेचैन होने लगे, कुत्तों के आंखों में आंसू आने लगे। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। कि गांव वालों ने खोए हुए आदमी की एक मूर्ति बनाई और बीचों बीच स्थापित कर दी उसकी याद में। पंचायत की सभी बैठक सभी इसी मूर्ति के पास हुआ करती थी, इसी से प्रेरणा लेकर कि इसकी मूर्ति के पास बैठेंगे तो हमें अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो जो गांव के जो सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो पंचायत का जो बैठक हुआ करता था, वो उसके मूर्ति के पास अब करते थे। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर ही चलेंगे। तो अब गांव वालों ने उस मूर्ति को अपनी प्रेरणा समझकर एक प्रण लिया, मतलब एक प्रॉमिस किया कि जो खोए हुए आदमी ने हमें जो रास्ता दिखाया है चलने का, अब हम वही फॉलो करेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहाँ स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। अगर आप आज भी उस गांव में जाएंगे तो उस खोए हुए आदमी की मूर्ति आज भी वहाँ स्थापित है और आपको वहाँ दिखेगी। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से उस गांव में पहुंचे, तो किसी को भी न तो अपनी जात याद थी न अपना धर्म याद था, क्योंकि जब वो इंस्पेक्शन करने आए तो किसी गांव वालों में किसी को भी अपना जात धर्म याद नहीं था, क्योंकि खोए हुए आदमी ने उन्हें पाठ पढ़ाया था तो उन्हें वो याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृति उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। जैसा खोया हुआ आदमी वापस से खो गया कहीं, तो वैसे ही उनकी जो वो पुरानी स्मृतियाँ थी वो भी खो गई। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता, कि काश हमें भी ऐसे कई गांव शहरों में कोई खोया हुआ आदमी मिल जाता। पिता के नाम संग्रह से, ये पाठ पिता के नाम संग्रह से ली गई है। थैंक यू।